प्रोफेसर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ही एक चीज समझना चाहूंगा। मोदी जी का जितना फैनफेयर से उनका मन जितना चुनावी रैली में लगता है, उनको अच्छा लगता है चुनावी रैली में जाना, ये सब करना, इस बार थोड़ा दिल टूटा हुआ लग रहा है इस बार। और इसका इसका कोई बता नहीं पा रहा है। मैंने कई लोगों से पूछा, कुछ लोग अटकल लगाते हैं कि शायद वो बांदीपुर में वो लास्ट विजिट थी जब उनका दिल टूटा था, जब बांदीपुर के शेर आके अपना दर्शन नहीं दिए थे और बिना शेर देखे लौटना पड़ा था, उसके बाद थोड़ा मन खट्टा हो गया था। और इस बार अभी चुनाव फॉर्मल जब शुरू हो गया है, जब से नोटिफिकेशन आया, ये पहली विजिट 28 को थी और अनलाइक मोदी जी एक रैली करके चले आए। और उस रैली में भी लगातार वो बात अपनी करते रहे कि मुझे कितनी गाली पड़ती है, मुझे क्या क्या होता है। और फिर वो 30 को तो मन की बात करते रहे, आज भी नहीं गए। ये जरा मैं पहले तो आपके पास हम लोग थोड़ा छोटा छोटा इसलिए रखेंगे कि बहुत सी चीजें हैं जो आपसे समझनी है। मोदी जी ने अपनी जो 29 को रैली की, उसका मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर ले रहा हूं कि वहीं से थोड़ा हम लोगों को समझना और दर्शकों को समझने में आसानी हो जाएगी कि अब मोदी जी किस बात पे वोट मांग रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। तो वो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं, एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आगे चर्चा शुरू कर रहे हैं। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। मैं ये प्रोफेसर अखिल, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर जो कह रहा है ना कि अगर काम किया होता, अरे काम किया होता तो आपको भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने काम की लिस्ट गिनाते। मैं शुरू इसी से कर रहा हूं, ये थोड़ा ज्यादा विक्टिम कार्ड खेलना, ज्यादा रोना कि भाई ये हो रहा है। और कर्नाटक का जो चुनाव इस समय लग रहा है कि उनकी पकड़ से बाहर जा रहा है। प्रोफेसर अखिल, आप बहुत दिनों बाद आए, आप भी शायद कश्मीर गए थे और कश्मीर में ऐसे समय आप लोगों को बर्फ भी मिल गई, मतलब वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको इस समय बर्फ मिल जाए। प्रोफेसर अखिल, इस पे जरा इस कर्नाटक की बात करें हम लोग। देखिए आनंद जी, वास्तविकता में मोदी जी बेचारे परेशान हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये स्वाभाविक है। और बल्कि आज शाम को अगर आप उनके बारे में सुने, जबकि नंद कुमार साय जो कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। तो एक तो परेशानी, आज शाम को भाषण देंगे तो मेरे ख्याल से और ज्यादा रुआंसे होंगे। दूसरी स्थिति यह है कि आज देश में हर वो व्यक्ति जो कि अपनी मां को प्यार करता है, जो अपनी बहन को प्यार करता है, जो अपनी बेटी को प्यार करता है, वो एक तरफ खड़ा हो गया है और ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए मोदी जी बेचारे दूसरी तरफ खड़े हैं। ये उनके दुख का दूसरा कारण है। तीसरा दुख का कारण उनका यह है कि अब जनता ये पूछ रही है कि भाई किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी किसकी संस्तुति मिले, इतनी तो बता दो, ये बात तो बता दो। चौथी बात जिससे मोदी जी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा परेशान है वो ये है कि सेबी ने 2 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था, अब 6 महीने का टाइम और मांग रहा है। इसका मतलब यह है कि बेचारे मोदी जी कब तक अपने दिल को कंट्रोल में रखें। तो बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, रोने में, और इसमें मुझे उनके साथ सहानुभूति है। देखिए वास्तविकता में मुझे बचपन से मेरी माँ ने यह सिखाया था, आनंद जी आपको भी सिखाया होगा, बाकी मित्रों को भी सिखाया होगा,
कि बेटा कोई भी स्थिति हो जाए आंखों से आंसू मत टपकने देना। आपको याद होगा जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो क्या आपने राजीव गांधी को रोते हुए देखा था? जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी क्या आपने सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को रोते हुए देखा था? क्योंकि वो जानते थे कि अगर देश के बड़े नेता रोएंगे तो जनता तो रोएगी कि भैया मेरा नेता रो रहा है तो मैं भी रोऊं। मोदी जी हर बात पे रो देते हैं, फिर वो अपने पर हर चीज ले आते हैं। देखिए मैं तो ये फोरकास्ट कर रहा हूं कि अभी तो नंद कुमार साय ने छोड़ा है, अगले 1-2 महीने में बहुत सारे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि वो परेशान है जनता के सामने जाके मां बहन बेटियों। क्योंकि देखिए भारत से समाज ऐसा है आनंद जी, आप भी जानते हैं भारतीय समाज में हम लोग कुछ भी सहन कर सकते हैं, घर की जो बहन बेटियां हैं उनकी आबरू खतरे में पड़ते हुए नहीं देख सकते। मैं जंतर मंतर परसों 2 बार गया, एक बार सुबह 6 बार गया, फिर 6 बजे गया, फिर 11 बजे गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी पत्नी रोने लगी। वहां जिन बच्चियों ने देश का सम्मान बढ़ाया उनको उस दुर्दशा में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाने को नहीं दे रहे, आने जाने में रोक लगा रहे हैं, गद्दे नहीं अंदर जाने दे रहे, टॉयलेट नहीं जाने दे रहे। तो जो परिस्थिति है वो देखकर और जनता जिस प्रकार से उमड़ रही है और जिस प्रकार से मोदी जी को ये मैसेज मिल रहा है कि नौटंकी बहुत हो गई, अब ये सब छोड़ो, महंगाई तुम कम कर नहीं पा रहे, रोजगार तुम दे नहीं पा रहे। 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था, अब 2.5 करोड़ लोगों का रोजगार है, 2 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। इधर तुम बेटियों की आबरू नहीं बचा पा रहे, उधर चीन आपके अंदर आके बैठ गया है। चीन जो है वो पीओके के अंदर अपनी पूरी लाइन बिछा रहा है। तो वस्तुस्थिति में जो आज की तारीख में मोदी जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं स्वाभाविक है, और हो सकता है थोड़े दिनों के बाद 10-15 दिन बाद उनके आंसू जो है बिल्कुल एक प्रकार से बहें, झरझर बहें, और हम लोग देख के कहें कि मोदी जी मत रो यार, सत्ता छोड़ दो, किसी दूसरे अच्छे आदमी को सत्ता दे दो, रोना बंद कर दो। प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब, एक चीज आपसे, हमारे एक दर्शक है निक चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, बीजेपी घोषणा पत्र नहीं कहती है, बीजेपी उसको विजन डॉक्यूमेंट कहती है, क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट में आप बचे रहते हैं कि भाई हमने सोचा था ऐसा, ये मेरा विजन है, तो आप विजन डॉक्यूमेंट में बचे रहते हैं किसी कमिटमेंट से, तो वो ये तो चतुराई करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं प्रोफेसर अखिल आपके पास आ जाऊं, मैं एक चीज इसलिए कह रहा हूं, और ये इस रिस्क के साथ कह रहा हूं कि लोगों को ये बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी सच्चाई जाननी चाहिए। मुख्तार अंसारी दुर्दांत अपराधी है, इस पे कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन उनका जो आपने परिवार की बात कही थी, मैं 2 लोगों का नाम दे दूं। मुख्तार अंसारी के बाबा मुख्तार अहमद अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान नहीं होते तो कश्मीर का एक हिस्सा हमारे पास नहीं रहता। तो मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप गाली इसको दीजिए, लेकिन खानदान को जब आप गाली देने लगते हैं तो वो ठीक नहीं है। अफजाल अंसारी को बहुत से लोग ऐसा जानते हैं, हार्डकोर कम्युनिस्ट नेता रहा है, उसके आगे अब ठीक है घर में उसके ये बदमाशी होती है और उसका छीटा उनके ऊपर पड़ेगा और उसका वो भुगत रहे हैं सजा, लेकिन उसके किसी आप पूरे के चरित्र हनन जो करने का होता है, जो बात प्रबल जी ने कही उसमें एक आपने गाली नहीं सुनाई थी, मुझे तो सुन के जिस सोनिया गांधी जी को जितनी गाली इस पे दी गई है, आपका कान वो हो जाएगा भाई, कान के पर्दे फट जाएंगे। जर्सी गाय सिर्फ नहीं बोला गया, और उनको क्या क्या कि बार में क्या काम करती थी क्या नहीं करती थी, ये खुलेआम सार्वजनिक रूप से इनके लोग कहते हैं। खैर अखिल स्वामी साहब, मुझे एक चीज ये बताइए, जेपी नड्डा जी ने आज इनका विजन डॉक्यूमेंट कहा और उन्होंने पहली चीज ये कही कि ये कोई एसी रूम में बैठ के हमने नहीं बनाया है, जबकि भारत देश के जो सबसे महंगे जो दफ्तर हैं वो बीजेपी के पास पूरे 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 देश में है, तो वो एसी रूम में नहीं बैठते हो, क्या बाहर बैठते हैं? कितने लोगों ने जेपी नड्डा को आज तक स्लीपर क्लास में सफर करते हुए देखा? अगर एक ने भी देखा हो तो बताएगा। जेपी नड्डा को कितने लोगों ने बिना एसी की गाड़ी के चलते हुए देखा है? ये सब बातें लोगों को भरमाना नहीं चाहिए। उन्होंने एक बात कही है प्रोफेसर अखिल, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड वो कर्नाटक में लागू कर देंगे। ये बात बच्चों की है, ये बात हंसने की है, और एक राष्ट्रीय पार्टी का जो कहती है कि दुनिया के वो अगर कहता है कि हम कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे, इसका अर्थ क्या है प्रोफेसर अखिल? नहीं देखिए, वास्तविकता में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ऐसा ना हो, ये यूनिफॉर्म फूड कोड लागू कर दें और कहें कि सबको ढोकला और फाफड़ा खाना पड़ेगा। देखिए हम लोग तो वेस्टर्न यूपी वाले जो हैं तो उड़द की दाल हम लोगों को पसंद होती है, हम लोगों को गुड़ पसंद होता है, ईस्टर्न यूपी में हम लोग लिट्टी चोखा खाते हैं। देखिए वास्तविकता में मैं एक और आनंद जी सोच रहा था
कि आज क्षत्रिय समाज क्या सोच रहा होगा। भगवान श्री राम क्षत्रिय समाज के थे और उन्होंने क्षत्रिय समाज की ये नींव रखी थी कि क्षत्रिय वो होता है जो कि देश की ढाल बनता है और देश का आधार बनता है और आन बान शान के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है। क्या क्षत्रिय समाज को आज शर्म नहीं आ रही होगी कि एक ऐसा आदमी जो अपने को कहता है कि क्षत्रिय है और राजपूत है, वो हिंदू बेटियों के साथ व्यभिचार करता है और उसके बाद भी बेशर्म होकर अपना सीना तान कर लोगों को चैलेंज करता है। देखिए, वास्तविकता में मैं व्हाट्सएप पे पढ़ रहा हूं, जैसे प्रबल जी ने कहा और ब्रजेश जी ने कहा, व्हाट्सएप पे जो कहानियां चल रही हैं इसको जाट वर्सेस ठाकुर की लड़ाई बनाया जा रहा है। ये दोनों कौम जो हैं, जाट भी और क्षत्रिय भी, ये भारत की शक्ति का आधार हैं। वेस्टर्न यूपी में जाट शक्ति का आधार है और ईस्टर्न यूपी और बिहार में ठाकुर जो है वो शक्ति का। इनको आपस में लड़ाने का प्रयास करके देश को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। देखिए, वास्तविकता में आप सोचिए, अपने इतिहास को देखिए, भारत के इतिहास को देखिए, क्षत्रियों के इतिहास को देखिए, और जिस प्रकार से इस लड़ाई को हरियाणा वर्सेस बाकी देश बनाया जा रहा है, जाट वर्सेस ठाकुर बनाया जा रहा है, तो वास्तविकता में ये लोग जो हैं, आनंद जी, जो मैं हमेशा कहता आया हूं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये धूर्त लोग हैं। ये आज हरियाणा को, ये बिल्कुल सही कहा सतपाल मलिक ने और बाकी नरेश टिकैत वगैरह ने कि इलेक्शन के पहले हमको हिंदू बना देते हैं, इलेक्शन के बाद जाट बना देते हैं। दलितों को पहले ये हिंदू बना देते हैं, फिर ये उन्हें दलित बना देते हैं। हम ब्राह्मणों को पहले ये हिंदू बना देते हैं और इलेक्शन के बाद ये हमको जो है ब्राह्मण बना देते हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में, क्षमा कीजिएगा मुझे, उत्तर प्रदेश में अगर किसी को जीने का अधिकार है आज की तारीख में तो केवल एक समाज को है, और पूरे देश में अगर किसी को जीने का अधिकार है तो केवल गुजरात वालों को अधिकार है। क्षमा याचना करता हूं, किसी के भावना को ठेस पहुंची पहले ही माफी मांग लेता हूं, कोर्ट में जाके माफी नहीं मांगूंगा, पहले ही मान लेता हूं। लेकिन वास्तविकता में ये जो भेदभाव हो रहा है, जिस प्रकार के तोड़ा जा रहा है इस समाज को, जिस प्रकार से देश को, और ये लड़कियां क्या हिंदू नहीं है? बिजनौर की लड़की हिंदू नहीं थी क्या? उन्नाव की लड़की हिंदू नहीं थी क्या? लखीमपुर खीरी के लोग जो थे वो हिंदू और सिख नहीं थे क्या? ये हिंदू प्रेमी नहीं है, ये हिंदू विरोधी लोग हैं। आनंद जी, मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं।